पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे कोकिला बहन गोपी बहू से पूछती है हंडी में वाटर डाले या पानी, जहां गोपी बहू वाटर की जगह पानी डाल के आ गई थी। अब आगे देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर, जहां आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली फैन फिर से हाइजन का इस्तेमाल करके समय में वापिस आ गया था और वापिस आकर उसने फिर से धूम मचाए और फिर एबाइसल रूइंस को देखने गया जहां से इमोर्टल्स आते हैं। अब आगे। ली फैन लंबे समय तक चुपचाप सोचता रहा। जब आधे दिन बाद कोहरा फिर से इकट्ठा होने लगा तो ली फैन वापस ज्वांजिंग सिटी लौट आया। समय तेजी से बीता। 50 साल एक पल में निकल गए। पूरी ज्वांजिंग सिटी में हजारों सैनिक हाई अलर्ट पर थे। दाओ जुआनजी, तुम लोगों को इतना मत दबाओ, हवा में उड़ते हुए कोहोंग गुस्से से चिल्लाया। लेकिन दाओ जुआनजी कुछ बोल पाता उससे पहले नीचे से आवाजें गूंज उठी। कोहोंग, हमें इमोर्टल मास्टर दाओ जुआनजी ने यहाँ भेजा है। और उसी पल गोलियों की बारिश शुरू हो गई। अचानक हमला होने से कोहोंग सीधा निशाने पर आ गया। यह कैसे हो सकता है? क्या दाओ जुआनजी को पहले से पता था कि मैं यहाँ आऊंगा? वह हैरान और गुस्से में था। फिर उसने महसूस किया कि लड़ते हुए उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से खत्म हो रही है। तुरंत वह समझ गया, इमोर्टल ऑर्डिनरी मियाज़मा। वह अविश्वास में दाओ जुआनजी को देखने लगा। दाओ जुआनजी, तुम इतने घटिया निकलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। वहीं दाओ जुआनजी खुद भ्रमित था। ये मोर्टल्स मेरी तरफ से क्यों हमला कर रहे हैं और इन्हें मियाज़मा का ज्ञान कैसे है? उसका दिमाग घूम गया। यह सब अजीब है। कोहोंग, ये लोग मेरे अधीन नहीं हैं, उसने जल्दी से समझाया। लेकिन कोहोंग हंस पड़ा। अब बहाने बना रहे हो? डर है कि सच बाहर आ गया तो सब कल्टीवेटर्स तुम्हें मार डालेंगे। दाओ जुआनजी समझ गया कि कोहोंग अब तर्क नहीं सुनेगा। उसे लगा कि वह किसी जाल में फंस चुका है। तभी हर दिशा से एक बूढ़ी आवाज गूंज उठी। इमोर्टल मास्टर दाओ जुआनजी, अब इनकार क्यों कर रहे हो? आपने कहा था कि अगर कोहोंग को मार दें और गोल्डन कोड टेक्निक ले लें तो हमें बाहर निकाल देंगे। गोल्डन कोड टेक्निक? दोनों के चेहरे बदल गए। कोहोंग गुस्से से कांप उठा। अब भी झूठ बोलोगे? ये बात तुम्हारे अलावा कौन जानता था? दाओ जुआनजी का दिल बैठ गया। नीचे से आवाज फिर आई, आपके कहने पर हमने इमोर्टल ऑर्डिनरी मियाज़मा इस्तेमाल किया। अब पूरी दुनिया हमसे नफरत करती है। अगर आपने वादा नहीं निभाया तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। दाओ जुआनजी भड़क उठा। बेशरम, चुप रहो। वह आवाज की ओर उड़ गया, लेकिन वहां सिर्फ एक अजीब सा रेक्टेंगुलर डिवाइस पड़ा था। पूरे शहर में ऐसे कई उपकरण लगे हुए थे। कितनी चालाकी! वह घबरा गया। फिर व्यंग भरी आवाज आई, अब हमें मारकर सबूत मिटाओगे? मास्टर! गुस्से में दाओ जुआनजी ने उपकरण को तोड़ दिया। लेकिन कोहोंग को सब ढोंग लगा। उसने आसमान की ओर गरजते हुए कहा, दाओ जुआनजी, 100 साल की दोस्ती का यही नतीजा? अगर गोल्डन कोड टेक्निक चाहिए तो सामने आओ। ताओइस्ट टेक्निक, फ्यूरी ऑफ द फ्लेम ड्रैगन। एक आग का ड्रैगन कोहोंग के चारों ओर घूमने लगा। वह दहाड़ता हुआ दाओ जुआनजी की ओर लपका। दाओ जुआनजी ने बेबसी में आह भरी। एक फ्लाइंग स्वॉर्ड प्रकट हुई। वह सफेद रोशनी में बदलकर आग की लपटों की ओर बढ़ गई। नीचे बसी ज्वांजिंग सिटी भी इस लड़ाई की चपेट में आ चुकी थी और धीरे धीरे आग के समुंदर में बदल रही थी। यह लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली। असल में कोहोंग की कल्टीवेशन पहले से ही दाओ जुआनजी से कम थी। ऊपर से इमोर्टल ऑर्डिनरी मियाज़मा की वजह से वह पहले ही कमजोर हो चुका था, इसलिए वह जल्दी ही पीछे पड़ने लगा। लेकिन दाओ जुआनजी ने भी कोई दया नहीं दिखाई।
उसकी तलवार पहले से भी ज्यादा तेज और खतरनाक हो गई। इसी बीच वही बूढ़ी आवाज फिर गूंज उठी। दो जुआनजी बदला लेने वाला और स्थिर स्वभाव का है। अगर वो जीत गया तो हम सब भी मारे जाएंगे। साथियों, आदेश का पालन करो। इमोर्टल टीचर कोहोंग की मदद करो। यह सुनते ही कोहोंग खुशी से भर गया। वह पल भर में दो जुआनजी से दूर टेलीपोर्ट हो गया। जब उसने देखा कि दो जुआनजी गोलियों की बारिश में फंस चुका है तो वह हंसते हुए चिल्लाया, जैसे कहते हैं जो बुराई करता है वही बुराई से मरता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि खुद को महान समझने वाला दो जुआनजी इतना नीचे गिर जाएगा। दो जुआनजी पहले ही इस छिपे दुश्मन की चालों से परेशान था। अब कोहोंग की बातें सुनकर उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वह लगभग खून उगलने वाला था। बेवकूफ, उसने गुस्से में चिल्लाया। अच्छा, अब सच बोल रहे हो? कोहोंग पलटकर बोला। खुद को बहुत चालाक समझते हो, लेकिन देखो तुम्हारे अपने मोर्टल्स भी तुम्हें धोखा दे गए। यही है तुम्हारी चालाकी का नतीजा। दो जुआनजी कुछ नहीं बोला। उसने बस अपनी तलवार चलाई और हमला करने वाले सैनिक को काटता चला गया। लेकिन मोर्टल्स टिड्डियों की तरह थे। जितनों को वह मारता उससे ज्यादा आ जाते। ऊपर से उसे इमोर्टल ऑर्डिनरी मियास्मा से भी सावधान रहना पड़ता था। वह सिर्फ दूर से हमले कर सकता था, जिससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी। युद्ध एक अजीब गतिरोध में फंस गया। तभी वही आवाज फिर गूंजी, इमोर्टल टीचर कोहोंग, हमारे ज्यादातर योद्धा मर चुके हैं। अगर दो जुआनजी ने हमें खत्म कर दिया तो क्या तुम बच पाओगे? अभी हमला नहीं करोगे तो कब करोगे? इसने कोहोंग को झकझोर दिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। दो जुआनजी, हम 100 साल तक दोस्त रहे हैं। गोल्डन कोड टेक्निक की वजह से दुश्मन बने, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, इमोर्टलिटी। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। टेक्निक छोड़ दो और पीछे हट जाओ, वरना हम में से सिर्फ एक बचेगा। दो जुआनजी ने आह भरी, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने बस तलवार उठाई, तैयार हो गया। ठीक है, कोहोंग बोला। भागते भागते मैंने एक नई तोइस्ट टेक्निक सीखी है। आज वही तुम्हारा अंत बनेगा। उसने हवा में चिन्ह बनाया। तोइस्ट टेक्निक, इम्प्रिजन्ड ड्रैगन। अचानक चारों ओर आग की जंजीर उभर आई। एक विशाल फायर केज बन गया। दो जुआनजी उसके अंदर कैद हो गया। तोड़ दूंगा इसे, दो जुआनजी ने दांत भींचे। उसके पीछे जंग लगी विशाल तलवार की परछाई उभरी। उसकी स्वॉर्ड लाइट में नई शक्ति आ गई। जैसे ही उसने पिंजरे पर वार किया, आग शांत पड़ने लगी। कोहोंग पहले से तैयार था। वह हंसा। दो जुआनजी, लोग कहते हैं कि मैं तुमसे कमजोर हूँ। यह सच है, लेकिन कल्टीवेशन और लड़ाई अलग चीजें हैं। आज देखेंगे किसकी टेक्निक ज्यादा ताकतवर है। उसकी आंखों में जुनून जल उठा। तोइस्ट टेक्निक, डिवोरिंग ड्रैगन। आग अचानक बुझ गई, लेकिन उसके नीचे छिपी कॉल्ड ड्रैगन ब्रांचेज, भूरे रंग की ये शाखाएं सांपों की तरह झपट पड़ी। वे पागलों की तरह बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में उन्होंने एक डरावना जीव बना लिया दो जुआनजी को निगलने के लिए। दो जुआनजी जेंट स्वॉर्ड। उसने तुरंत मंत्र पढ़ा। आसमान में विशाल जंग लगी तलवार पूरी तरह प्रकट हो गई। कॉल्ड ड्रैगन ब्रांच एक पल रुकी, फिर और तेजी से झपटी। दो जुआनजी ने तलवार घुमाई। हवा जम गई, जैसे बर्फ बन गई हो। दोनों टकराए। एक पल के लिए ब्रांच टिकी, फिर चूर चूर हो गई, हजारों टुकड़ों में बिखर गई। कोहोंग की योजना टूट गई, लेकिन वह डरा नहीं। तोइस्ट टेक्निक, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन। टूटे हुए टुकड़े फिर से जीवित हो गए। वे जुड़कर नई ब्रांच बन गए, और भी गहरे रंग की। उसके सिर पर सिंग जैसे उभरे थे, ड्रैगन की तरह। वह सीधे दो जुआनजी पर टूट पड़ी। हल्की सी ड्रैगन चैंट सुनाई दी। दो जुआनजी की आंखों में सम्मान की झलक आई, लेकिन उसकी तलवार नहीं रुकी। यह जीवन मरण की लड़ाई थी, या तो जीत या मौत। तभी वही आवाज फिर गूंजी,
इमोर्टल टीचर कोहोंग, हम आपकी मदद करेंगे। चारों ओर से आग की लपटें बरसी, वे खून की बारिश में बदल गई। दाओ जुआनजी चीख उठा, उसकी ताकत गिर गई। स्वॉर्ड शैडो फीकी पड़ गई। गोल्ड ड्रैगन ब्रांच ने मौका पा लिया। उसने जम चुकी हवा चीर दी, सीधे दाओ जुआनजी के सीने में घुस गई। उसकी आखिरी स्वॉर्ड लाइट सिर्फ कोहोंग को खून थूकने पर मजबूर कर पाई। दाओ जुआनजी हल्के से हंसा, कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले ही पल गोल्ड ड्रैगन ब्रांच ने उसे पूरी तरह निगल लिया और वह एक कंकाल में बदल गया। आसमान के ऊपर एक बार फिर एक अद्भुत और रहस्यमय दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल तलवार जिसे हजारों बार हथौड़े से पीट दिया गया था, सैकड़ों बार पिघलाकर बनाया गया था, लेकिन अब वह पिछले हजारों साल से अंधकार में पड़ी हुई थी। किसी ने उसे छुआ तक नहीं। समय के साथ साथ उसकी चमक खत्म हो चुकी थी, धार कुंद हो चुकी थी और पूरी तलवार पर जंग लग चुकी थी। लेकिन तभी उस तलवार से अचानक क्रोध और प्रतिशोध की भयानक भावना फूट पड़ी। जंग बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसी के साथ उस तलवार की दिव्यता हर दिन और मजबूत होती जा रही थी। तभी आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर दाओ जुआनजी, जिसने 201 वर्षों तक साधना की और रस्टेड स्वॉर्ड दाओ जुआन की मदद से अपना दाओ फाउंडेशन बनाया, अमर लोक में युद्ध करते हुए वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कोहोंग के हाथों मर गया। अब वह स्वर्ग की ओर लौट चुका है। पूरा आसमान हजारों मील तक आतिशबाजी की तरह चमक उठा। कोहोंग स्तब्ध होकर उस दृश्य को देखता रहा। दाओ जुआनजी, वह बुदबुदाया। मैदान में मौजूद सभी सैनिक भी आसमान की ओर देखते हुए पूरी तरह स्तब्ध हो गए। इसी बीच एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए कोहोंग के पास आया। यह बूढ़ा ली फैन इमोर्टल मास्टर को प्रणाम करता है। कोहोंग ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन ली फैन शांत रहा, चुपचाप इंतजार करता रहा। काफी देर बाद जब आकाश का दृश्य समाप्त हुआ, तब कोहोंग ने उसकी ओर देखा तो तुम ही हो यहाँ के नश्वर लोगों के नेता। उसकी आवाज सख्त थी। पहले जो आवाज चारों तरफ गूंज रही थी वह तुम्हारी ही थी, है ना? ली फैन ने झुककर कहा, मेरी छोटी सी चाल इमोर्टल मास्टर के सामने कुछ भी नहीं। मैं केवल यही विनती करता हूँ कि हमारे हजारों लोगों की जान बख्श दी जाए। दया। कोहोंग हंसा, हमारा युद्ध भाग्य का फैसला था। तुम जैसे नश्वर हम कल्टीवेटर्स के मामले में कैसे दखल दे सकते हो? उसकी आंखों में हत्या की भावना झलकने लगी। दाओ जुआनजी 100 साल तक मेरा भाई रहा, तुमने उसे धोखे से मारा। क्या मुझे तुम्हें मारकर बदला नहीं लेना चाहिए? लेकिन ली फैन डरा नहीं। वह केवल बोला, मैं बस जीवित रहने का मौका चाहता हूँ। यह सुनकर कोहोंग शांत हुआ। हाँ, इस दुनिया में हर कोई जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है। ली फैन ने मौका देखकर कहा, पहले दाओ जुआनजी ने वादा किया था कि, लेकिन कोहोंग ने रोक दिया। वह वादा कभी पूरा होने वाला नहीं था। क्या मतलब? ली फैन चौंक गया। कोहोंग व्यंग से बोला, वह देखने में ईमानदार था, लेकिन अंदर से बहुत क्रूर। वह तुम्हें धोखा दे रहा था। वह अमर विनाश फॉर्मेशन बेहद खतरनाक है। हम खुद मुश्किल से निकलते हैं। मोर्टल को ले जाना असंभव है। आप भी यहाँ से निकलने का तरीका नहीं जानते। ली फैन का चेहरा पीला पड़ गया। 100 सालों की उम्मीद एक पल में टूट गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। यहाँ बात करना ठीक नहीं, कृपया मेरे साथ आइए। वह कोहोंग को भूमिगत शरण स्थल में ले गया। वहाँ रोशनी थी, हवा के रास्ते थे, सब कुछ व्यवस्थित था। कोहोंग ने छत की ओर देखकर कहा,
अजीब है, तुम नस्वर लोग बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी है। फिर उसने सिर हिलाया, लेकिन यह सब सिर्फ इस अधूरे रेलम में काम करता है, बाहर ये सब बेकार है। फिर उसने अचानक पूछा, दाओ स्वांजी ने तुम्हें कब ढूंढा? क्या उसने क्लोन टेक्निक सिखाई थी? ली फैन जवाब देने ही वाला था, लेकिन कोहोंग ने बात बदल दी। छोड़ो, मरने के बाद सब व्यर्थ है। वह कुर्सी पर बैठ गया, थका हुआ लग रहा था। ली फैन ने सोचा ज्यादा बोलना खतरनाक होगा। फिर उसने पूछा, क्या सच में मोटल इमोटल रिलम के बाहर नहीं जा सकते? कोहोंग हंसा, गोल्डन कोड कल्टीवेटर शायद कर सके, लेकिन फाउंडेशन स्टेज असंभव। अगर टुकड़े में बिखरने से डर नहीं लगता तो कोशिश कर सकते हो। ली फैन बोला, तो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं। कोहोंग ने सिर हिलाया, नहीं, इमोटल बैरियर पार करना मोटल के लिए आत्महत्या है। तुम बूढ़े हो चुके हो, यहीं रहकर शांति से जियो। ली फैन बोला, मैं अपने वंशजों के लिए रास्ता बनाना चाहता हूँ। अगर वे कल्टीवेशन करें तो क्या वे निकल सकते हैं? कोहोंग जोर से हंसा, यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं है, तुम्हारे शरीर जहरीली मियाजमा से भरे हैं। तुम इमोटल पाथ पर कैसे चलोगे? पहले शरीर बदलो, मियाजमा साफ करो, तभी कुछ संभव है। ली फैन चुप हो गया। मोटल और इमोटल के बीच की खाई कभी नहीं भर सकती, वह बुदबुदाया। हाँ बिल्कुल, कोहोंग संतुष्ट होकर बोला। ली फैन ने गहरी सांस ली, तो सच में कोई रास्ता नहीं? नहीं, कोहोंग ने दोहराया। फिर ली फैन बाहर चला गया। जैसे ही वह निकला, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कोहोंग को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। हर कोने से सफेद जहरीली धुंध निकलने लगी। वह चीखा और धुंध में गायब हो गया। बाहर खड़ा ली फैन दूर देखता रहा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, जब मोटल और इमोटल साथ नहीं रह सकते तो मैं एक साधारण इंसान तुम इमोटल की बात पर पूरा भरोसा कैसे कर सकता हूँ? टेबल पर रखी कोहोंग की टेस्टिमोनी को देखते हुए ली फैन का दिल टूट चुका था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, कोहोंग ने उससे झूठ नहीं बोला था। वह सच में नहीं जानता था कि मोटल्स कैसे इमोटल रेलम से बाहर जा सकते हैं। इमोटल रेलम, 5 बार रिकार्नेशन, 300 साल की वेटिंग, और अब यह सब एक इल्यूजन जैसे लग रहा था। इमोटल बनने का सपना टूट चुका था। ली फैन ऐसे लग रहा था जैसे वह एक ही रात में बूढ़ा हो गया हो, सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड से भी। इमोटल रेलम, वह यह नाम बार बार दोहराता रहा, रिग्रेट से भरा हुआ। मैं इसी जगह पर क्यों पैदा हुआ? अगर मैं किसी नॉर्मल कल्टीवेशन वर्ल्ड में जन्म लेता तो अपने हाइजन एबिलिटी से अनगिनत लाइफ साइकिल सिमुलेट करके कब का इमोटल बन चुका होता। लेकिन फेट ने मुझे इस कर्स्ड इमोटल रेलम में भेज दिया। कोहोंग की टेस्टिमोनी फिर से उसके दिमाग में घूमने लगी। असल में यह तथाकथित इमोटल रेलम एक ऐसी जगह थी जहां असली इमोटल्स नहीं रहते थे। हजारों साल पहले एंशिएंट कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक टेरिबल चेंज हुआ था। शुरुआत में एक पेंडेमिक फैली थी, मोटल्स बीमार पड़ने लगे, लेकिन कल्टीवेटर्स ने इसे इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन एक कल्टीवेटर एक्सीडेंटली इन्फेक्टेड हो गया और यहीं से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यह डिजीज कल्टीवेटर्स के शरीर में जाकर और स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर यह स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए फैलने लगी। हेवन एंड अर्थ की एनर्जी इस कलयुग में भर गई। जो भी कल्टीवेटर इन्फेक्टेड हुआ उसकी कल्टीवेशन गिरने लगी। कुछ लोग रातों रात मामूली इंसान बन गए, कुछ ही दिनों में मर गए। चारों तरफ डिस्पेयर फैल गया। हताश होकर कुछ कल्टीवेटर्स ने अपना गुस्सा मोटल्स पर निकाला और फिर मैस स्लॉटर शुरू हुआ। इमोटल टीचर्स के सामने मोटल्स बिल्कुल हेल्पलेस थे। उन्हें बेरहमी से मारा जाने लगा। लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि कल्टीवेटर्स को एहसास हुआ ह्यूमंस को मारने से कलयुग खत्म नहीं हुई, बल्कि यह और फैल गई। मौत के साथ यह बीमारी स्पिरिचुअल एनर्जी में घुल गई। थोड़े समय में कॉन्टेमिनेशन लेवल स्काईरॉकेट कर दिया और भी
कल्टीवेटर्स मरने लगे। डर के मारे उन्होंने मोर्टल्स को मारना रोक दिया। फिर एक प्लान बना, ग्रेट माइग्रेशन प्लान। इस प्लान के अनुसार सभी मोर्टल्स को स्मॉल वर्ल्ड्स और ब्रोकन रेलम्स में भेज दिया गया जहां स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। फिर उन जगहों को फॉर्मेशन एरेज से सील कर दिया गया ताकि कोई वापस ना आ सके। इस तरह पहले मोर्टल्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फिर पेल्यूक का इलाज खोजा जाएगा। सैकड़ों सालों तक यह माइग्रेशन चलती रही। कितने लोग मरे किसी को फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार मोर्टल्स अलग अलग वर्ल्ड में फैल गए। करीब 1000 साल बाद पेल्यूक वीक हो गई। रिसर्च के बाद प्यूरिफिकेशन मेथड मिल गया, लेकिन पेल्यूक इंसान के खून में रह गए। धीरे धीरे नई जनरेशन पैदा हुई। उनके अंदर इमोर्टल ऑर्डिनरी मियाज़मा मौजूद था। यही मियाज़मा इमोर्टल्स और मोर्टल के बीच बाउंड्री बन गया। इसी वजह से कल्टीवेटर्स उन इलाकों से दूर रहने लगे और वही जगहें इमोर्टल रेलम कहलाने लगी। ऐसे अनगिनत इमोर्टल रेलम्स थे। बहुत कम कल्टीवेटर्स वहां जाना चाहते थे और ली फेन को 2 कल्टीवेटर मिल जाना वाकई मिरेकल था। लेकिन उन दोनों के पास भी मोर्टल्स को बाहर निकालने का तरीका नहीं था, तो कोई और आएगा यह उम्मीद भी बेकार थी। वह खुद भी मोर्टल था। अब वह 70 साल का हो चुका था और इसके जीवन काल की अंतिम रेखा 46 साल तक की थी। सिर्फ 16 साल बाकी। इतने कम समय में किसी हाई लेवल कल्टीवेटर से मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, तो वह डिप्रेस्ड कैसे ना होता। उसने इमोर्टिलिटी की आशा देखी थी, लेकिन वह इल्यूजन निकली। क्या वह हमेशा रिकार्नेट होकर मोर्टल ही बना रहेगा? ली फेन यह स्वीकार नहीं कर सकता था। इमोर्टिलिटी का रास्ता सामने था, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता था। इतना पास फिर भी इतना दूर। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली चमकी। उसे एक बात याद आई, हजारों साल पहले इतने मोर्टल्स यहाँ कैसे आए? वे चलकर तो नहीं आए होंगे। 2 दुनिया अलग थे। जरूर कोई ऐसा टूल रहा होगा, ट्रांसपोर्ट आर्टिफैक्ट, एंशिएंट फॉर्मेशन, स्पेस डिवाइस, कुछ तो रहा होगा। क्या वह आज भी मौजूद है? अगर मिल जाए तो क्या वह कल्टीवेशन वर्ल्ड जा सकता है? चांस बहुत छोटा था, लेकिन आशा असली थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, आंखें चमक उठी। वह तुरंत उस काल कोठरी की ओर भागा जहां कोहोंग बंद था। उसे यह जांच करना था, क्योंकि यह इसकी अंतिम आशा थी। ग्रेट माइग्रेशन के समय मोर्टल्स आखिर इमोर्टल रेलम तक कैसे पहुंचे थे? जब ली फेन ने यह सवाल कोहोंग से पूछा तो वह थोड़ा चौंक गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाकर कहा, ग्रेट प्लेग्यू एरा को हजारों साल हो चुके हैं। उस समय क्या हुआ था हमें ठीक से पता नहीं। हम तो बस बुजुर्गों से सुनी कहानियों के आधार पर जानते हैं। फिर कोहोंग ने तंज कसते हुए कहा, क्या अब भी तुमने हार नहीं माने? मान लो तुम बाहर भी निकल गए तो क्या 70 साल की उम्र में अभी भी कल्टीवेशन का सपना देख रहे हो? लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, ली फेन की ठंडी नजर उस पर पड़ी। पास खड़े सख्त एडमिनिस्ट्रेटर्स भी चौकन्ने हो गए। कोहोंग घबरा गया और चुप हो गया। अब कोहोंग जेल से बाहर था, लेकिन पहले ली फेन ने उसे एक सीक्रेट रूम में बंद करके इमोर्टल ऑर्डिनरी मियाज़मा दिया था। उसकी कल्टीवेशन गिरकर सीधे एनर्जी रिफाइनिंग स्टेज पर आ गई थी। अब वह सिर्फ एक थोड़ा सा ताकतवर मोर्टल रह गया था। पहले उसने विरोध किया, गालियां दी, लेकिन कुछ बार टॉर्चर होने के बाद वह बिल्कुल शांत हो गया। एक एडमिनिस्ट्रेटर ने व्यंग में कहा, देखा, कल्टीवेटर जब कल्टीवेशन खो देता है तो हम मोर्टल से भी कमजोर हो जाता है। दूसरे ने जोड़ा, हमारे सामने तो 1 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। कोहोंग ने शराब का घूंट लेते हुए कहा, जिंदा कायर बनना मरे हुए हीरो बनने से बेहतर है। वैसे भी इमोर्टल वर्ल्ड में हार जीत आम बात है। तुम मोर्टल होकर भी बहुत चालाक निकले। हम भाई हार गए, इसमें कोई शिकायत नहीं। ली फेन ने पूछा, तो तुम्हें मुझसे नफरत नहीं? कोहोंग हंसा, नफरत तो है, लेकिन क्या करूं, अब ताकत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें नाराज करना
मतलब मौत को बुलाना। ली फेन मुस्कुराया, काफी समझदार हो, बस जिंदा रहना चाहता हूँ, को होंग बोला। कुछ देर बाद ली फेन ने अचानक पूछा, अगर तुम इमोर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड वापस पहुँच जाओ तो फिर से कल्टीवेशन कर सकते हो? को होंग चौंक गया। ली फेन बोला, अगर तुम मुझे बाहर जाने का रास्ता ढूंढने में मदद करोगे तो शायद मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊं। को होंग गुस्से में बोला, मुझे बेवकूफ समझते हो? ली फेन शांत स्वर में बोला, झूठ हो या सच, ये एक मौका है। क्या तुम यहाँ धीरे धीरे मरना चाहते हो या एक आखिरी दांव लगाओगे? काफी देर सोचने के बाद को होंग बोला, ठीक है, मैं मानता हूँ। ली फेन गंभीर होकर बोला, मैं अपना वादा निभाता हूँ। फिर को होंग ने अपनी जानकारी बताई। एंशिएंट टाइम में मोटर्स को ले जाने के लिए फ्लाइंग बोट्स और शटल्स जैसे मैजिक टूल्स का इस्तेमाल होते थे। उस समय इमोर्टल वर्ल्ड बहुत समृद्ध था, लेकिन हेवन एंड अर्थ में बड़े बदलाव के बाद ये सब धीरे धीरे खत्म हो गए। ली फेन ने पूछा, ये बदलाव ग्रेट प्लेग्यू की वजह से थे? को होंग ने सिर हिलाया, सिर्फ प्लेग्यू नहीं, असली वजह थी ग्रेट कैलेमिटी। ली फेन को अचानक एबाइस में देखा हुआ टूटा हुआ माउंटेन गेट याद आ गया। वह बोला, क्या वो मल्टीपल इमोर्टल लॉस पर रोक लगाने की वजह से था? को होंग हैरान हो गया। हाँ वही, उसने बताया, पहले कोई रोक नहीं थी, कल्टीवेटर्स कई टेक्निक सीख सकते थे, सेक्ट्स फल फूल रहे थे, पूरा इमोर्टल वर्ल्ड जीवंत था, लेकिन अचानक कल्टीवेशन कमजोर होने लगी। सबको महसूस हुआ कि जितने ज्यादा लोग एक ही टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं उतनी सबकी प्रोग्रेस धीमी हो जाती है। लोग डर गए, सालों तक कोई आगे नहीं बढ़ पाया। फिर लाइफ स्पैन खत्म होने लगी और हिंसा शुरू हो गई। अगर तुम वही टेक्निक प्रैक्टिस करते हो जो मैं करता हूँ तो तुम मेरे दुश्मन हो। मास्टर डिसाइपल, ब्रदर सिस्टर सब दुश्मन बन गए। हर सेक्ट नर्क बन गई। जो लोग छिपे थे वे भी नहीं बच पाए, क्योंकि सेम टेक्निक प्रैक्टिस करने वाले एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। इंडलेस बैटल्स हुए, आखिरकार सारे सेक्ट खत्म हो गए, सिर्फ अकेले कल्टीवेटर्स बचे। को होंग ने गहरी सांस ली। ली फेन सोच में डूब गया। अगर एक ही इमोर्टल लॉ साथ में नहीं सीखी जा सकती तो आज के कल्टीवेटर्स कल्टीवेशन कैसे कर रहे हैं? आज का इमोर्टल वर्ल्ड आखिर कैसा है? को होंग ने शांति से समझाया, आज के कल्टीवेशन वर्ल्ड में इमोर्टलिटी पाने के लिए मोर्टल्स के पास कुछ रास्ते हैं। पहला, एलायंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इमोर्टल्स को ज्वाइन करना। ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहां मिशन पूरा करके या ट्रेड करके कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं। इन्हीं पॉइंट से स्पिरिचुअल एनर्जी रिसोर्सेज और कल्टीवेशन टेक्निक्स खरीदे जाते हैं। दूसरा, 5 एल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 सबसे ताकतवर एल्डर्स ने बनाई है। जो भी कल्टीवेट कर सकता है वे इन्हें ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इन्हें ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और कई सालों तक इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना होगा। तीसरा, लोकल पावर्स को ज्वाइन करना। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इतने स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। जो लोग आराम से कल्टीवेट करना चाहते हैं उनके लिए ये ठीक है, बाकी बेकार ग्रुप्स की बात करनी जरूरी नहीं। ये सुनकर ली फेन ने भौहें सिकोड़ ली। तो इसका मतलब कल्टीवेशन टेक्निक मिलना इतना मुश्किल नहीं है। को होंग ठंडी हंसी हंसा, क्योंकि जो टेक्निक मिलती है वे सब इनकम्प्लीट टेक्निक होती है। इनकम्प्लीट? ली फेन चौंक गया, फिर समझ गया, मतलब आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली, को होंग बोला, ये टेक्निक्स हाल के ही सालों में बनाई गई है। इनकी लिमिट सिर्फ एनर्जी रिफाइनिंग परफेक्ट स्टेज तक है। तो फाउंडेशन बनाने के लिए नई टेक्निक लेनी पड़ती है और आगे बढ़ने के लिए फिर बदलनी पड़ती है। ली फेन हैरान हुआ, हर बार टेक्निक बदलनी पड़े तो पहले की मेहनत बेकार हो जाएगी। को होंग ने सिर हिलाया,
पूरी तरह नहीं। हर कल्टीवेटर को सुप्रीम प्रीमोडल स्क्रिप्चर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कहा जाता है ये एंशिएंट सुप्रीम सेक्ट की फाउंडेशन स्क्रिप्चर थी। ग्रेट कैलेमिटी के बाद सिर्फ फ्रेगमेंट्स बचे। ये कल्टीवेशन मेथड नहीं बल्कि सीक्रेट टेक्निक है। इससे कल्टीवेटर्स अपनी एक्यूमुलेटेड एनर्जी रिसेट करके जल्दी पुराने लेवल तक वापस पहुंच सकते हैं। ली फेन ने कहा, कमाल की टेक्निक है। फिर हंसकर बोला, मुझे लगता है असली स्क्रिप्चर अभी भी मौजूद है, बस पावरफुल लोग वही हिस्सा दिखाते हैं जो उनके काम का हो। कोहोंग ने आह भरी, सब जानते हैं ये सच है, लेकिन हमारे पास चॉइस कहाँ है। असल टेक्निक्स मिलना बहुत मुश्किल है, एक्सप्लॉयटेशन कड़वा है, लेकिन कम से कम कोई रास्ता तो है। कुछ लोग सीक्रेट रेलम्स और एंशिएंट रूइंस में रिस्क लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मर जाते हैं। ली फेन ने सिर हिलाया। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। यहाँ फ्रीडम नहीं थी, यहाँ भी लोग सिस्टम के गुलाम थे। उसे अपनी पुरानी दुनिया याद आ गई। वह हल्के से मुस्कुराया। कोहोंग बोला, दाओ जुआनजी मरते वक्त तक नहीं समझ पाया कि मैं टेक्निक चुराकर क्यों भागा। वे सिर्फ गोल्डन कोर टेक्निक नहीं थी, वो नासेंट सोल ट्रू टेक्निक थी। अगर सिर्फ गोल्डन कोर होती तो शायद मैं रुक जाता। ये सुनकर ली फेन ने अपनी स्टोरेज रिंग को छुआ। उनमें कोहोंग और दाओ जुआनजी का सारा सामान था। नॉर्मली डिवाइन सेंस चाहिए होता है किसी भी स्टोरेज रिंग को खोलने के लिए, लेकिन कई रिकार्नेशन की वजह से ली फेन इसे आसानी से यूज कर पा रहा था, पर अब तक उसने इसे सीरियसली चेक नहीं किया था। कुछ देर बाद कोहोंग बोला, शायद एंशिएंट फ्लाइंग बोट आज भी कहीं मौजूद हो। सुना है कुछ मोटल्स चुपचाप कल्टीवेशन वर्ल्ड लौटे भी हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है। ली फेन उत्साहित हो गया। जहाँ धुआं है वहाँ आग जरूर होती है। कुछ कल्टीवेटर्स ने अपने मोटल परिवार के लिए बैकअप जरूर छोड़ा होगा, लेकिन कोहोंग बोला, हजारों साल हो चुके हैं, इतनी बड़ी दुनिया में कुछ ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ली फेन ने दृढ़ता से कहा, जब तक थोड़ी भी उम्मीद है मैं हार नहीं मानूंगा। कोहोंग बुदबुदाया, इतनी उम्र में भी इतनी जिद। ली फेन गंभीर होकर बोला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हारा सब कुछ वापस कर दूंगा, इंक्लूडिंग दैट नॉनसेंट सोल ट्रू टेक्निक। उस नासेंट सोल ट्रू टेक्निक को भी। कोहोंग चौंक गया। सच में? हाँ, ली फेन ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद कोहोंग बोला, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके पास खोने को कुछ नहीं था। इसके बाद ली फेन ने पूरी दुनिया में एंशिएंट बुक्स और रिकॉर्ड्स इकट्ठा कराए, टॉम्ब्स खुदवाए, रूइंस खुजवाए। लोग नाराज हुए, ऑफिशियल्स ने रोका, लेकिन वह नहीं रुका। मगर समय बहुत कम था, एरा बहुत पुराना था और उसकी लाइफ भी खत्म हो रही थी। 16 साल बाद 86 साल की उम्र में मौत के करीब पहुंचकर भी उसे कुछ नहीं मिला। उसने कोहोंग को छोड़ दिया और अकेले सीक्रेट चैम्बर में गया। स्टोरेज रिंग खोलकर सारे आइटम बाहर निकाले। फिर उसकी नजर एक जेड स्क्रॉल पर पड़ी जो हल्की गोल्डन लाइट दे रही थी। यही थी नासेंट सोल कल्टीवेशन टेक्निक, जिसने दो दोस्तों को दुश्मन बना दिया था।